नमस्कार, मेरा नाम है विकास और हम एनसीईआरटी के क्लास 6 के हमारे अतीत बुक यानी सामान्य अध्ययन के चैप्टर नंबर 7 पर आ गए हैं, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो आज हम जो है सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है अगर हम बात करें, अभी अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि कुछ जो है जनपद काल आया था, महाजनपद काल। ठीक है, तो बहुत सारे जनपद थे, ठीक, जिनमें से जनपदों में से कुछ जो है बहुत ताकतवर जनपद निकले जिनको महाजनपद कहा गया, और उन्हीं महाजनपद में से एक का राजा जो है वो अशोक था। ठीक है, तो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से एक कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसके पास के उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है मतलब जो है हमने 6 में पढ़ाई था। ठीक है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा गया। अब देखो, राज्य और साम्राज्य में अंतर क्या है ना, वो हम आगे से जानेंगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अब देखिए, वंश के बारे में बात हो रही है, तो वंश कौन से वंश की बात कर रहे हैं हम? मौर्य साम्राज्य के यानी मौर्य वंश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक, अब ये नीचे जो है दिखाया गया है, ये जो है इतना बड़ा जो है उसका एरिया लगभग संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो लगभग जो है संपूर्ण भारत पर ही उसने कब्जा कर रखा था। ठीक है, अगर कुछ छोड़ दें, जैसे दक्षिण को छोड़ देते हैं और इधर जो है नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर लगभग सारे जो है भारत पर कब्जा उसका था। राज्यों में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ठीक है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला, ये देखिए, अगर हम इसको लोकेट करें तो ये अभी अगर हम बात करें तो ये लगभग पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आज के पाकिस्तान में उस समय की जो है तक्षशिला राजधानी जो है वो स्थित है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अब देखिए, उज्जैन ये है ना, उज्जैन को देखिए, उज्जैन ये है ना। और अगर शायद यहाँ से बात करते हैं, साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण कर और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। तो देखिए, ये हमने उसमें चैप्टर में पढ़ा ही था। ठीक, कि मनुष्य जो है खाद्य संग्राहक है ना, और जानवरों का शिकार करता था, शिकारी और खाद्य संग्राहक था। ठीक, साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न
भाषाएं बोलते थे, वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की भी पोशाक पहनते थे। अब देखिए, अगर हम आज के समय में भी अगर बात करें तो आप साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ मछली जो है प्रमुख भोजन है ना। वहीं अगर हम उत्तर भारत में चले जाएंगे तो अगर देखा जाए सब्जी के मामले में तो आलू हम लोग जो है खाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो है प्रमुख भोज्य पदार्थ है जी। अब ये एक छोटा सा दिया हुआ है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, ठीक। तो इसके बारे में हमें सोचना है। और हम जो है अगर आप समय मिले आपको तो एक आप आधुनिक मैप लीजिए, ठीक, जो इस समय का है, और उसमें देखिए कि कौन कौन से राज्य में जो है इसका मतलब जो है अभिलेख मिले हैं, ठीक। तो ये जो लाल डॉट है वहाँ पर जो है इनके शिलालेख मिले हैं, ठीक। जैसे ये होगा मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी, लंपक, कंधार, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, ठीक है। तो ये सब जो है हम पढ़ लेंगे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। अब देखिए, एक राज्य हो गया, राज्य में जो है छोटा सा राज्य होता है तो उसमें क्या है कि थोड़े से ही जो है छोटी सेना होती है, छोटे मतलब जो है थोड़े कर्मचारी होते हैं। लेकिन अगर हम साम्राज्य की बात करें तो वहीं पर साम्राज्य जो है वो एक बड़ा राज्य हो गया। कई राज्यों के क्षेत्रफल से भी कई गुना जो है ज़्यादा अगर किसी राजा का क्षेत्रफल अधिकार है तो उसे बोलेंगे हम साम्राज्य, ठीक है। और साम्राज्य में जो है बड़ी सेना होती है उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि एरिया बड़ा है तो उसकी रक्षा के लिए सेना भी बड़ी चाहिए। इसके अलावा कर इकट्ठा करने के लिए जो है प्रशासनिक अधिकारी भी बहुत चाहिए, ठीक। अब साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, ठीक है, तो वो देखेंगे। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इलाके के गाँवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राज्य के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। अब देखिए, अधिकारी थे वो साम्राज्य में जो है सारी जो है चीज़ों पर नज़र रखते थे, है ना, कर इकट्ठा करते थे और राजा के आदेश पर जो है कार्य करते थे। इसके अलावा अगर कोई जो है नियम कानूनों का उल्लंघन करता था, है ना, तो उसको जो है सज़ा भी देते थे। और ये अधिकारी अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर भी जो है कुछ जासूस लगा रखे थे ताकि वो जो है उनकी जानकारी समय समय पर राजा को देते रहें कि वो अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो हम अगर बात करें कि जैसे कोई बड़ा शहर है, ठीक है ना, जैसे हमने बात करी पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, तक्षशिला है, तो राजा तो केवल एक ही स्थान पर रह सकता है ना। मान लीजिए राजा पाटलिपुत्र में है तो तक्षशिला से प्रशासन कौन करेगा, क्योंकि एरिया बड़ा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जैसे राजकुमार हुए, राजा के पुत्र राजकुमार होते थे तो उनको जो है वहाँ पर शासन करने के लिए भेजा जाता था।
प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, मतलब बड़े क्षेत्र थे, ठीक। विस्तृत का मतलब बड़ा। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब देखिए, ज़्यादातर जो है महत्वपूर्ण मार्गों पर और नदियों पर नियंत्रण रखा जाता था कर इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि आम जनता पे जो है इतने संसाधन नहीं थे, है ना, कि उनसे कर इतना ज़्यादा लिया जा सके। तो इतने बड़े राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए कर कहाँ से इकट्ठा होता था? तो नदियों और जो महत्वपूर्ण मार्ग थे, क्योंकि यही परिवहन के मार्ग थे उस समय में, है ना। लोग व्यापारी जो है वो यहीं से निकल के जाते थे। तो वहाँ पर जो है नजराना या भेंट जो है ना, कर, वो जो है यहीं से इसी एरिया से इकट्ठा करके राजा के पास पहुँचाया जाता था, ठीक है। और उसी से जो है राज्य का संचालन होता था। नजराना जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता। अब नजराने में और कर में क्या अंतर है? कर एक नियमित चीज़ है। जैसे आपने मान लीजिए कि 10,000 की मान लीजिए आमदनी की, ठीक, तो उसमें से मान लीजिए कि 1,000 रुपये आपको टैक्स के रूप में भरना है, तो वो भरना है। वहीं नजराना का क्या है कि कभी मान लीजिए कोई व्यापारी है, पिछली बार वो जो है 1 लाख का माल लेके गया, अगली बार में वो 10 लाख का माल लेके जा रहा है, तो ज़्यादा देगा टैक्स उस पर, है ना। तो ये चीज़ होगी। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज जो है वो एक कहा जाए तो एक लेखक था, ठीक है ना, विदेशी दूत था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दे रहा है, यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामंत हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। अब देखिए, सुरक्षा के मामले में कितना जो है संवेदनशील जो है राजा रहते थे कि एक ही कमरे में जो वो लगातार नहीं सोते थे, बदल बदल कर सोते थे, क्योंकि उन्हें अपनी हत्या का डर रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे, है ना। तो अब पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, जो बिहार की जो राजधानी है पटना, उसकी जो है पहले उसको पाटलिपुत्र बोला जाता था। तो उसके बारे में यह जो है विवरण दिया गया है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा, प्राचीर मतलब एक बाउंड्री ना, तो उससे जो है घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। मतलब दरवाजे जो है 64 दरवाजे हैं। और बुर्ज मतलब अगर बोलेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, तो दीवार पर सुरक्षा के लिए सैनिक जो है वो बैठते थे, है ना, ताकि कोई राज्य पर आक्रमण ना कर दे। तो उसके लिए इसको दिया गया है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यहाँ चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा रहता। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? अब ये जो है एक क्वेश्चन दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि राजा जो है अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखते थे, है ना, क्योंकि उनको जो है बहुत तरीके से जो है उनकी हत्या करने की कोशिश की जाती थी। और इसीलिए जो पीछे विवरण दिया गया है इसमें कि राजा जो है एक कमरे में जो है लगातार नहीं सोते थे, क्योंकि अगर लगातार एक ही कमरे में सोएंगे तो कभी जो है कोई गुप्तचर किसी और देश का आकर जो है उन पर आक्रमण कर सकता है, ठीक। और अंत में जंगल वाले इलाके जाते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें, ठीक।
ये भी जो है एक प्रकार का अगर कहा जाए तो नजराना बोल सकते हैं इसको, जो राजा जो है राजा के लिए इकट्ठा होता था। ठीक। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेख के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मलिपि में थे हैं। ठीक है, तो हमने अभी पीछे बात की थी भाषाओं के बारे में हमने जो है अभी पीछे बात की थी अभिलेखों के बारे में तो बात नहीं की थी, मगर भाषा के बारे में ज़रूर बात की थी। तो भाषा जो है प्राकृत भाषा जो थी वो आम जन की भाषा थी। ठीक, बोलचाल की भाषा थी। तो उसको जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और आम जनता को ही संदेश देने के लिए अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अब अशोक के अभिलेख की जो है बात यहाँ पर जो है वो दी गई है। ठीक, चर्चा। तो उसने अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। अब ये सोचिए कि उस समय में जो है ये कितना भयंकर जो है युद्ध रहा होगा कि 1 लाख लोग एक युद्ध में मारे गए। ठीक, और सेना जो है, सेना का आप आकलन कीजिए कि सेना कितनी बड़ी रही होगी। ठीक, इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। ठीक, इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। देखिए, ये जो है युद्ध की विभीषिका को, इतना ख़तरनाक युद्ध देखकर जो है राजा का भी जो है दिल वो है जो पिघल गया। तो यहीं से कहते हैं कि अशोक ने जो है युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया और धम्म का पालन किया। धम्म, उसने अपना एक जो है धर्म चलाया। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो यही कारण था कि यहाँ से जो है युद्ध जब ना करने का निर्णय लिया गया और अशोक के जो है जैसे वंशज जो आगे शासन करते रहे, उन्होंने कम युद्ध किए, है ना। और इसी कारण जो है अगर कहा जाए तो धीरे धीरे मौर्य वंश जो है वो समाप्त हो गया था। ठीक, उसका जो है राज्य सिकुड़ गया। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक, अब अशोक का कलिंग युद्ध की यहाँ पर चर्चा दी गई है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से भीषण वितृष्णा हो गई। ठीक, उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब अशोक के धम्म की चर्चा जो है यहाँ पर दी गई है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अब देखिए, यहीं पर हमें समझने की इसको ज़रूरत है कि धम्म के लिए एक धम्म महामात जो है नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो धम्म की शिक्षा जो है वो जगह जगह जाकर दिया करते थे।
है ना, लोगों को समझाया करते थे, और जो अत्याचार या क्रूरता या जो आपस में लड़ाई जो है वो होती थी, उसको जो है ख़त्म करने की, समाप्त करने की वो जो है कोशिश किया करते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजाओं के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे, है ना। तो अपने धम्म का जो उन्होंने प्रचार भी किया दूसरे देशों में, है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और सब जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अब देखिए, यही चीज़ जो है आज के समय में मनुष्य के लिए भी धर्म के जो है क्षेत्र में ज़रूरत है। हम देखते हैं, देखिए आप आज के दंगे देखिए, है ना, दो धर्म जो है वो आपस में लड़ जाते हैं, धर्मों के लोग, है ना, धर्म की वजह से। और वहीं अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक जो है अपने धर्म की जो है प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा ना करना, दोनों ही गलत बात है। ऐसी महत्वपूर्ण और बहुत जो है क्या कहा जाए आज के समय में इसकी ज़रूरत भी है, ऐसी बात जो है वो कर रहा था इतने समय जो है पहले। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमारे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेशों के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे हमने ऊपर की ही जो धर्म के बारे में जो है वो चर्चा की, तो उसमें जो है क्या कहा जाए वो आज भी प्रासंगिक है। ठीक, ब्राह्मी लिपि के बारे में यहाँ चर्चा दी गई है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखिए, ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, ये देवनागरी है जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बांग्ला की है, मलयालम और तमिल। ठीक, अन्यत्र की अगर बात करें तो हम देखिए, हम हर चैप्टर में एक लास्ट जो सेक्शन पढ़ते हैं चैप्टर का, तो उसमें जो है विश्व में और किस जगह पर क्या चल रहा है उसी समय में उसकी हम बात कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए 1000 लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राट के रवैयों से कैसे भिन्न था। अब देखिए, यहीं पर हमने चीन के बारे में चर्चा की कि उन्होंने जो है दीवार बना दी अपने देश की रक्षा करने के लिए। वहीं अशोक का ये है कि वो युद्ध ना करने की, और उसने खुद शपथ ली, वो तो कोई बात नहीं, इसके अलावा दूसरों को भी इस प्रकार की जो है वो
अगर कहा जाए तो शिक्षा देने की कोशिश की। तो आज ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। नीचे हम जो है क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा आप कोशिश कीजिएगा कि हम जो है चैप्टर को समझकर और उनको जो है हल करने की कोशिश करें। और अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।